गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा गाइडेंस काउंसलिंग जो है उसमें जो हमारा सेकेंड यूनिट है, जो अधिगम अक्षम बालक होता है, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन होता है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो लर्निंग डिसेबल बालक होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षम या अधिगम अक्षमता बालक जो होते हैं। तो कहने का तात्पर्य बस इस शब्द से ही, इस टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि जो सीखने में असक्षम हो, जो सीखने में जिसको कठिनाई हो, वो क्या होते हैं, अधिगम अक्षम बालक कहलाते हैं। तो ये जो हमारा है, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए हमारा गाइडेंस काउंसलिंग का सेकंड यूनिट है, जिसमें ये सेकंड टॉपिक है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि अधिगम अक्षम बालक किसे कहते हैं, अधिगम अक्षम बालक के प्रकार क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं। ऐसे लगातार क्वेश्चन बनते जाते हैं। अगर आपको अधिगम अक्षम बालक के विस्तृत में नहीं पूछा है तो शार्ट में वो आपसे जरूर पूछेगा। तो चलते हैं हम लोग कि अधिगम अक्षम बालक की परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं। मीनिंग ऑफ डिफिनेशन लर्निंग डिसेबल। तो अधिगम अक्षम बालक वह बालक होते हैं जो सीखने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा असक्षम होते हैं या असमर्थ होते हैं। सीखने में असक्षमता या असमर्थता से अभिप्राय जो होता है किसी स्तर की कठिनाई या असमर्थता से होता है, जिसका हमारा अनुभव जो होता है वो बालक द्वारा अधिगम के मार्ग को बढ़ने और उनकी शैक्षिक प्रगति को के दौरान जो किया जाता है, ये हमारा जो होता है अधिगम असक्षम बालक कहलाता है। ये अधिगम अक्षम जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन जो होता है, उसको कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफिनेशन दिया है। तो आज हम जो है कुछ डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि जो अधिगम असक्षम बालक होते हैं वो राष्ट्रीय संयुक्त समिति जो होता है यूएस के अनुसार, जो 1994 ईस्वी में है, उसमें कहा गया था कि जो ऐसे बच्चे जो अधिगम असक्षम है, अपंगता है, जो विकलांग हैं, वो जो होते हैं विभिन्न विकारों से जो ग्रसित होते हैं, जिसे व्यक्ति सुनने, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तर्क करने में, गणितीय योग्यताओं में जो सीखने में उनको कठिनाई होती है, वो हमारा क्या होते हैं, वो सब अधिगम असक्षम बालक कहलाते हैं। इस प्रकार जो विकार व्यक्ति में अंतर्निहित होती हैं, वो जो होती है स्नायु संस्थान में पाए जाने वाले दोषों के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्नायु संस्थान में पाए जाने वाले दोषों के कारण होती हैं, जिसके कारण अधिगम असक्षम जो होती है वह जो स्वनियमित अपना व्यवहार है वो सामान्य लोगों की तरह नहीं कर पाते हैं, और उनके जो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण होता है, जो उनका अंतर संबंध होता है, उसमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अधिगम असक्षम या अपंगता की जो बात होती है, वो जो होती है जो मानसिक और पिछड़ापन होता है, जो गहन संवेदनशील होती है, सामाजिक कुसमायोजन भी इस चीज़ को हम दर्शाते हैं। जो हमारा जो पिछड़ापन की जो अवसरें होती हैं, वो अधिगम जो अपंगता है इनकी उपज नहीं माना जाता है। ये हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय संयुक्त समिति ये कहता है कि ऐसे बालक जो होते हैं, मूल रूप से जो अधिगम असक्षम बालक या अपंगता शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता है वह विकारों से रहित होते हैं। विकारों के लिए होता है, विकारों से रहित नहीं होता है, विकारों के लिए होता है, जिसमें व्यक्ति बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आदि जो सारी समस्याएं हैं उससे ग्रसित होती हैं, कठिनाइयों का सामना करता है। इन्हीं के बारे में किरकेगार्ड ने भी लिखा है। ऐसे किर्क ने 1971 में उन्होंने लिखा है कि अधिगम असक्षम या अपंगता जैसी शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए नहीं होता है जिन्हें सीखने संबंधी अस्थायी या मामूली सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वरन उन बालकों के लिए होता है जिनकी योग्यताओं और शैक्षिक क्षेत्रों की उपलब्धियों के बीच बहुत अधिक असमानता या अंतर देखने को मिलता है, और गहन अधिगम समस्याओं से युक्त यह असमानता या अंतर भी इस प्रकृति का स्तर होता है
जिसकी व्याख्या उनकी मानसिक विकलांगता, इंद्रिय जन्य दोष, संवेगात्मक उथल पुथल या अधिगम हेतु मिलने वाले अवसर तथा परिस्थितियों के अभाव के रूप में नहीं की जा सकती, अकॉर्डिंग टू किर्क के अनुसार। आते हैं हम लोग, बहुत ही इजी है। आप अधिगम असक्षम बालक, आप नाम से ही केवल आप समझ सकते हैं कि अधिगम जो पढ़ने में क्या हो, असक्षम हो। तो इसी के लिए एक बेंडा के अनुसार उनका एक परिभाषा है कि एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह होता है, एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह होता है जो अपने तथा अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है। अर्थात जो दैनिक दिनचर्या होती है, अपने क्रियाकलाप को करने में वह असमर्थ होता है या उसे यह सब सिखाना पड़ता है, तथा जिसको स्वयं के और समुदाय के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं, अधिगम असक्षम बालक या असक्षम बालक कहे जाते हैं। किसके अनुसार, ब्रेंडा के अनुसार। अधिगम जो होते हैं उनको मानसिक मंदता का जो होता है अवलोकन करने के लिए हम होता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब उसके अंदर किन्हीं भी कारणों से ऐसी कमियां या दोष उत्पन्न हो चुके जो सुधार न किया जा सके, ऐसे असक्षम बालक होते हैं। वह जो अपने स्तर के कार्य करने पर परिपक्वता के स्तर पर असमर्थ होता है, अधिगम असक्षम बालक होते हैं। जब बालक सामाजिक स्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वह क्या होता है, असक्षम, अधिगम असक्षम बालक होता है। वह बालक असक्षम होता है जिसका मानसिक विकास पर्यावरण एवं व्यवहार संबंधी कारणों से बाधक होता है, वह अधिगम असक्षम बालक होता है। इनकी परिभाषाओं को और भी तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि अधिगम अक्षमता जो होती है विकृतियों का समूह होता है। अधिगम जो होता है अक्षमता के साथ संवेगात्मक विक्षोभ भी हो सकता है। ये जो समस्याएं होती हैं वो आंतरिक कारणों से भी होती हैं। ये जो होती है समस्याएं, ये जैविक कारण भी होती है और केंद्रीय जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उनमें कमी के कारण भी ये बच्चे क्या होते हैं, अधिगम अक्षमता वाले हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसी व्यवहार में उनकी विशेषताएं मिलती हैं जो सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होता है। अब आते हैं, हमने कि ये देख लिया कि अधिगम असक्षम बालक कहते किसे हैं और अधिगम असक्षम बालक के क्या परिभाषाएं थे, बेंड के अनुसार, किर्क के अनुसार और संयुक्त राष्ट्र संयुक्त समिति के अनुसार, तो यूएस के अनुसार। अब हम आते हैं कि अधिगम जो होता है, अधिगम में जो कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जो हमारी विशेषताएं होती हैं अक्षम बालकों की, यह वो होती है कि वह समाज में समायोजन करने में काफ़ी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो होती है उन्हें कुछ सीखने में कठिनाई होती है और सीखने की जो उनकी गति होती है वो भी काफ़ी धीमी होती है। अधिगम असक्षम जो होता है उनकी स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण, संश्लेषण, समाधान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम औसत की होती हैं। और जो अधिगम असक्षम बालक जो होते हैं वह अन्य बालकों के व्यवहार में व्यग्रता और उत्तेजना, बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं और उनकी शैक्षिक जो चीज़ें होती हैं या शैक्षिक उपलब्धियां जो होती हैं या शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो शिक्षा से संबंधित या उनके एजुकेशन से संबंधित होती हैं, उसमें कमियां पाई जाती हैं। ये अधिगम अक्षमता बालकों की विशेषताएं होती हैं जो उन्हें बहुत सारी जगहों पे उनको पीछे ले जाती है, क्योंकि वह सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में आप जैसे डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया जो चीज़ें होती हैं वह जो होती हैं हमेशा CTET के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको क्लास में भी हमेशा आपको इंडिकेट करती थी कि ऐसे क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन UGC नेट में पूछे जाते हैं, ऐसे UP टेट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया ये दोनों चीज़ें जो होती हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं।
इसमें अटेंशन की भी कमी पाई जाती है, मतलब उनका जो ध्यान होता है, अवधान जो होता है, उसमें वो बच्चों आम सामान्य बच्चों की तरह उनमें नहीं पाई जाती हैं। उनमें जो होती है मानवीय कौशलों का, जो सामान्य बालकों के अंदर मानवीय कौशल पाए जाते हैं, वह अधिगम अक्षमता वाले बालकों के अंदर ये मानवीय कौशल का अभाव होता है, कमी होती है, नहीं पाया जाता है। ये जो होते हैं जो गाइडेंस किया जाता है उनको, वो उनके पालन करने में, या कह सकते हैं फॉलो करने में वो असमर्थ होते हैं, वह सामान्य बच्चों की तरह ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगला होता है हमारे ये चीज़ें कि जो अधिगम असक्षम बालक होते हैं, आगे ये चीज़ें होती हैं कि जो सामान्य बालक जो होते हैं, सीखने में कठिनाई का सामान्य बालकों के उपरांत से भिन्न ये जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं, उनको सीखने में कठिनाई होती है। और ये जो अधिगम होता है, जो सीखते भी हैं, वो भी अस्थायी होता है। इस वर्ग में बालक जो होते हैं दूसरे बालकों के लिए समस्या भी बन जाते हैं। ये ऐसा भी है कि अधिगम अक्षमता जो होते हैं, वो बालक जो होते हैं सृजनात्मक से जुड़ी हुई चीज़ें या अति विशिष्ट जो गहन अधिगम समस्याओं के शिकार होते हैं, जैसे नई बातों को सीखने या समझने में, ग्रहण करने में, सुनने, बोलने में, पढ़ने लिखने आदि में, वो सभी चीज़ों में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और गणित कौशल के अर्जन में तो वो तो बेहद ही ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह जो होते हैं उनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है, वो सामान्य बालकों की तरह नहीं होता, वो 90 से भी कम होता है, और जिससे उनको हम क्या कह सकते हैं, मंदबुद्धि भी कह सकते हैं। कभी ऐसे बच्चे तो कभी जो देख नहीं पाते हैं, उनको सुनने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। सब लोग कहते हैं जो अंधे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो अन्य बालकों की अपेक्षा उनको अन्य लोगों से भिन्न करते हैं। तो ये हमारा जो होता है अधिगम अक्षम बालक जो होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो सामान्य बालकों या सामान्य लोगों या सामान्य विद्यार्थियों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। तो अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं, उनके कुछ जो होते हैं कारण भी होते हैं, जैसे कि ये कारण जैसे होते हैं कि कुछ वंशानुक्रम होता है, कुछ पर्यावरणीय होता है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से केवल वह वंशानुक्रम और वातावरण पर ही निर्भर होता है। इसका कारण अधिगम, अगर बच्चे अधिगम जो अक्षम बालक हो गए हैं, अधिगम असक्षमता वाले बालक होते हैं, तो उनमें दो ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा, दो ही कारण होते हैं उनको ऐसा बनने का, ऐसे होने का। जो होता है वो पहला जो होता है वह वंशानुक्रम कारण होता है, दूसरा जो होता है हमारा पर्यावरणीय कारण होता है। तो अधिगम अक्षमता जो हमारा वंशानुक्रम क्रमीय कारण जो होता है, उसमें जो होता है अत्यधिक उग्रता, अत्यधिक उत्तेजना, ये सब किससे होते हैं? ऐसे क्या होते हैं, ये वंशानुक्रम से होता है। और ये कई मतलब हमारे जो जेंडर जो हमारे पितृकों के माध्यम से जो होता है, वो माता पिता से बालकों को या दादा से बालकों को ऐसे ऐसे क्या होता है, हस्तांतरण होता रहता है कि पिता बहुत उग्र स्वभाव का रहता है तो उसके बच्चे भी काफ़ी हो जाते हैं। और जो अत्यधिक क्रोधी अगर पिता रहता है तो उसके बेटे भी ऐसे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं, वो जो होते हैं वो वंशानुक्रम के कारण भी होते हैं, या बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। और दूसरा जो उसका केस होता है, मतलब जो दूसरा जो कारण होता है, फैक्टर जो होता है, वह जो होता है वातावरण के कारण भी होते हैं। कहने का मतलब ये होता है, यदि बच्चा जो है, या फिर हम कह सकते हैं गर्भावस्था के समय जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक वो जो तत्व होते हैं, जो उनकी पोषण शक्ति होती है, वो नहीं मिल पाती है पूर्ण रूप से, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो जाते हैं। कहने का मतलब वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और गर्भावस्था, अगर गर्भ में माताएं, बच्चे अगर गर्भ में हैं और माताएं जो है सही पौष्टिक भोजन नहीं ले रही हैं, बहुत हमेशा चिंता में हैं, हमेशा मतलब क्रोध में हैं, और बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जो जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से
अक्षमता वाले हो जाते हैं। तो इसमें जो होती है वातावरण की बहुत सारी इसमें फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो जन्म के बाद जो है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जन्म के बाद उस बच्चे को अगर वह स्वस्थ हो भी गया है, तो जन्म के बाद बच्चे को अगर शारीरिक मानसिक रूप से उसको पोषण नहीं मिलता है, तो भी वह क्या होता है असक्षम हो जाता है, अक्षमता वाला हो जाता है। तो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वातावरण के कारण कभी-कभी बच्चा ठीक-ठाक होता है और सही भरण पोषण होता है, तो दुर्घटना से, किसी चोट के कारण या लंबी बीमारियों के कारण ये जो होती हैं उसकी केंद्रीय स्नायु जो चीज़ें होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण वह अक्षमता वाले हो जाते हैं। जैसे कि जिसके कारण उनका क्या होता है कि जो कभी-कभी हो सकता है होता है ऐसा कि क्या हुआ मस्तिष्क ज्वर हो गया बच्चों को। तो मस्तिष्क ज्वर के कारण क्या होता है कि हम बच्चों की सोचने की क्षमता या भूलने की चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर हो जाता है। तो शिक्षकों की मतलब आगे जाके उनको बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, ये भी अक्षमता का कारण ही है। तो ऐसी दोषपूर्ण ऐसी परिस्थितियाँ जब बच्चों के साथ हो जाती हैं या छात्र के साथ हो जाती हैं, तो शिक्षकों की और भी केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल यह विद्यार्थियों में विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों। तो ऐसा भी होता है कि अधिगम अक्षमता वाले बालक ऐसे भी कि शिक्षकों की कमी के कारण, उसको मोटिवेशन के कारण मोटिवेशन बढ़िया नहीं मिला तब भी, या शारीरिक अंगों का दोषपूर्ण होना जो होता है परिवार में या परिस्थिति के कारण मादक और नशीला पदार्थ खाने के सेवन करने के कारण भी क्या होता है उनको वो अधिगम अक्षम वाले बालक हो जाते हैं और उनको बहुत सारी समस्याओं के चीज़ें होती हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन जो होता है, हम अधिगम अक्षम बालकों की पहचान कैसे करते हैं हम ये भी जानते हैं। तो अधिगम अक्षम बालक जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला जो होते हैं ऐसी व्यवहार तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से बालक की जो अधिगम अक्षमता के लक्षण में प्रकाश आ जाते हैं। कहने का मतलब हमारा प्रथम ऐसी व्यवहार तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बालक को अधिगम अक्षमता के लक्षण प्रकाश में आ जाए। दूसरा वह होता है जो परीक्षण को प्रयोग में लाया जाए जिससे परीक्षा बालकों को अधिगम संबंधी अक्षमता का पता भी हम लगा सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित उपाय हम कह सकते हैं। तो पहला हमारा ये होता है कि परीक्षण रहित प्रविधियाँ होती हैं और दूसरा जो होता है परीक्षण युक्त प्रविधियाँ होती हैं। तो परीक्षण रहित नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो होता है हम कैसे जान पाते हैं या किसका कैसे उपाय बता पाते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक का। तो इसकी जो प्रविधियाँ जो होती हैं वो निरीक्षण के माध्यम से, रेटिंग के माध्यम से, चेकलिस्ट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इन तकनीकों का प्रयोग करके हम अधिगम अक्षमता वाले बालक की पहचान कर सकते हैं। और इनके द्वारा जैसे इनके अतिरिक्त बालकों के शिक्षकों के माता पिता के निकटतम संबंधी मित्रों से अगल बगल वालों से उनके विचारों के उनसे संबंधी जो होती है उनकी कठिनाइयाँ क्षमता आदि के बारे में जानने के बाद भी हम उनके बारे में जान सकते हैं कि हाँ ऐसे बच्चे अधिगम अक्षम अक्षमता वाले बालक हैं। अगला जो होता है वो ये तो हुए परीक्षण रहित मतलब परीक्षण नॉन टेस्टिंग टेक्निक। और हम टेस्टिंग टेक्निक मतलब परीक्षण युक्त प्रविधियों से हम कैसे जान सकते हैं कि ये बालक जो होते हैं अधिगम अक्षमता वाले हैं। तो सीखने में अक्षमता कितनी है इसका विधियों का हम जो उपयोग करते हैं वो होता है कि लैंग्वेज टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एबिलिटी टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो पहला जो होता है हम भाषा परीक्षण के माध्यम से जान सकते हैं कि बच्चा कितना अक्षमता वाला है, कितना क्षमता वाला है। अगला हम ये जान सकते हैं कि उसकी उपलब्धि क्या है और उसकी योग्यता के बारे में जान सकते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। और उसके जो होता है निदान का परीक्षण जो होता है जिसके माध्यम से भी जान सकते हैं। तो ये मेरा जो है अधिगम अक्षमता वाला बालक है। आगे जो है हम आप लोगों को ये तो हमने पढ़ा कि अधिगम अक्षमता क्या होता है, अधिगम अक्षमता वाले बालक की कैसे हम पहचान करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या कारण होते हैं। जो हमारा अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं उसके विशेष कारण जो होते हैं हम कह सकते हैं ये दो ही चीज़ें होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और उनकी पहचान करने के लिए भी हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जो पहले प्रकाश में आ जाए, दूसरा जो है प्रयोग में आ जाए।
तो उनके उपाय के लिए हम जो दो तो टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो होता है और टेस्टिंग टेक्निक, इसके माध्यम से हम उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो आज तो हमने आपके ये पढ़ा कि अधिगम अक्षम क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनका पहचान क्या कर सकते हैं। अगले हम वीडियो में आपको अधिगम समस्याओं की, जो बालकों उनकी समस्याएं क्या होती हैं और उनके अनुदेशन की क्या रणनीतियाँ होती हैं, हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।